हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आई एम अमिता, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगंज, राजपुरा। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैंसर के बारे में पढ़ा कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल सेल कैसे कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये कैंसर सेल्स कैसे पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। कुछ ऐसे भी कैंसर सेल्स होते हैं जो बेनाइन होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स बनाते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते। जो कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट सेल्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। जो सब्सटेंसेस कैंसर कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच कॉज कैंसर। अब कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं बेटे? टबैको, यू ऑल नो टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। कई लोग टबैको स्मोकिंग करते हैं, कई लोग टबैको च्यूइंग करते हैं। तो दोनों ही तरह से अगर टबैको कंज्यूम किया जाता है तो इट इज़ ए कार्सिनोजन, ये कैंसर काज कर सकता है। अगर आप इसको च्यू कर रहे हो तो माउथ कैंसर हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इससे आपकी लंग्स कैंसर भी लंग का कैंसर हो सकता है। और रेडिएशन एक्सपोजर, अगर आपकी बॉडी को कहीं से रेडिएशंस का एक्सपोजर हो गया है, सपोज एक्स रेज पड़ गई हैं, या कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ लीकेज हो गई तो वो आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगी। ठीक है, वो डीएनए के जो बॉन्ड्स हैं उनको भी तोड़ सकती हैं, आयनाइजेशन कर सकती हैं। तो उससे रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो वो ब्रेक हो सकता है, तो कैंसर डेवलप हो सकता है। ऑन्कोवायरसेस, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं दैट कैन कॉज कैंसर। कुछ वायरस ऐसे हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उनको ऑन्कोवायरस बोलते हैं। जीन्स, ऑन्कोजीन्स, बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं अगर उनमें म्यूटेशंस हो जाए तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। ऑन्को वर्ड जहाँ पे भी लग गया मीन्स दैट इज रिलेटेड टू कैंसर। सो जीन्स विच कॉज कैंसर दे आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। सो दीज आर ऑल कार्सिनोजेंस। तो इसी के साथ हमारा कैंसर वाला टॉपिक है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक है बेटे। इट इज़ द नीड ऑफ आर कि आज जो यंग जनरेशन है उनको ड्रग्स एंड अल्कोहल्स के क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपनी जो सोसाइटी को भी जागरूक कर सकते हैं। सो ड्रग का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ ड्रग। ड्रग वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स ड्रॉग। फ्रेंच का एक वर्ड है ड्रॉग जिसका मीनिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि ड्रग का मीनिंग है वो दैट मीन्स समथिंग ड्राई, एंड दिस ड्राई थिंग इज obtained फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ड्रग्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट से मिलती हैं। सो इनिशियली जब ड्रग्स की डिस्कवरी हुई कि मेडिसिनल प्लांट से ये केमिकल्स निकलते हैं एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, ठीक है, तो इसको ड्रग बोला जाता था। सो ड्रग इज ए सब्सटेंस विच व्हेन टेकन प्रोड्यूस ए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है फिजियोलॉजिकल का? मैंने आपको बोला कि मेडिसिनल प्लांट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, मेडिसिनल का नाम जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दे विल प्रोड्यूस सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन अवर बॉडी। अब सपोज हमें फीवर हो गया है, ठीक है, हेडेक हो रही है, तो हमने मेडिसिन ली। उस मेडिसिन जब अंदर गई बॉडी के तो उसने हमारे मेटाबॉलिज्म को, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया, और फिर उसको नॉर्मल जो कंडीशन में लेके आई, तो हमारा फीवर ठीक हो गया। साइकोलॉजी भी हमारी चेंज कर दी, जो हमारा फीवर की वजह से मूड ठीक नहीं था तो वो भी ड्रग ने मूड ऑल्ट्रेशन भी कर दी। ठीक है, सो ड्रग्स which when taken in prescribed form then they are useful, but they will cause physiological and psychological effects। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रग अब्यूज का क्या मतलब है। ड्रग अब्यूज मीन्स मिस यूज ऑफ द ड्रग्स।
हमने बोला कि अगर ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ली जाती हैं, हमें डॉक्टर बोलता है, तो वो यूज़ है उसका, ठीक है। अगर हम अपनी मर्जी से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, हम उसका मिस यूज़ करते हैं, कि सपोज उस ड्रग को डॉक्टर ने एक बार बोला है, हमें उससे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली अच्छा लगा लेने से, तो हमने उसको एक एक बार लेने के बजाय दिन में 6-6 बार लेने लग गए, तो हम ड्रग का क्या करने लगे, उस मेडिसिन का क्या करने लग गए, हम मिस यूज़ करने लग गए, ठीक है। सो व्हेन दीज ड्रग्स आर टेकन एज ए हैबिट, उन बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड ड्रग एडिक्शन, कि उसकी आदत पड़ गई है, उस ड्रग्स के बिना बॉडी है जो अलग तरह के सिम्टम दे रही है। जब ड्रग लेते हैं तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है, मीन्स बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है उस ड्रग की। सो ड्रग एडिक्शन, ये भी बेटे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अब ड्रग्स अगर आप इसका मिस यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। देखो, बॉडी का सबसे टॉप का ऑर्गन है जो हमारा ब्रेन है, और टॉप के ऑर्गन को कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन इफेक्ट करती है, तो ब्रेन इज़ द मास्टर माइंड ऑफ होल बॉडी, ठीक है, सबको कंट्रोल करता है वो, हमारी जो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को, तो पूरी बॉडी के फंक्शंस इफेक्ट हो सकते हैं। सो ड्रग्स हैं जो, वो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज ड्रग्स कैन बी डिप्रेसेंट ऑल्सो, दीज कैन बी डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगी, ब्रेन की फंक्शनिंग को कम कर देंगी, ठीक है। और फिर आपको पता ही, अगर ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो गई है, तो हमेशा उस पर्सन को जिसने डिप्रेसेंट्स ड्रग्स ली हुई हैं, वो हर टाइम स्लीपीनेस में रहेगा, लेजीनेस फील होगी उसको, क्योंकि उसने डिप्रेसेंट्स लिए हुए हैं, एंड डिप्रेसेंट्स दे डिप्रेस ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो दूसरी टाइप की ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो तो चल रही है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव हो जाता है ब्रेन ड्यू टू स्टिमुलेंट्स। दीज आर द स्टिमुलेंट्स कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। अब स्टिमुलेंट्स में आप देख रहे हो क्या क्या करेंगे, वो अलर्टनेस हो जाएगी उसमें, जिसने स्टिमुलेंट्स लिए हैं वो हाई अलर्ट होगा, ठीक है, उसमें एनर्जी बहुत होगी, फुल अटेंशन से काम करेगा वो, हार्ट रेट उसका इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगी। All these things if happen due to the intake of stimulants, then ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो आप कहोगे कि अलर्टनेस आ रही है, एनर्जी आ रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है ना, और फुल अटेंशन हो रही है, तो फिर तो क्या इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन बेटे, दीज आर टेम्पररी इफेक्ट्स, उसके बाद एकदम से बॉडी जो है नेगेटिवली रिएक्ट करती है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली लिए हैं, स्टिमुलेंट्स लिए हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेंट्स। अब कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं जो, हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं, वो है, एंड ऑल दीज ड्रग्स एज वी हैव सेड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ओपियोइड्स करेंगे हम, ये भी एक टाइप की ड्रग है, कैनाबिनॉइड्स करेंगे, एंड कोकेन करेंगे। ऑल दीज आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। चलो हम ओपिएट्स करते हैं। ओपिएट्स को स्मैक के नाम से भी जानते हैं बेटे, बुक में हमारे स्मैक का नाम मेंशन है। ओपिएट्स ओपियम प्लांट से मिलती है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और ओपिएट से जो सब्सटेंस निकलता है दैट इज सिंथेटिक और कैन बी पार्शली सिंथेटिक। जो नेचुरल सब्सटेंस निकलता है उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस भी कर ली जाती हैं। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका, अगर इस टाइप की ड्रग्स को लिया जाता है तो वो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओपियोइड्स रिसेप्टर, उनके ऊपर बाइंड हो जाती हैं ये ड्रग्स, और ये डिप्रेसेंट है, एंड इट विल इफेक्ट ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गट, एलिमेंट्री जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। सो आपको एक तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो ओपिएट है दे आर डिप्रेसेंट, दे आर डिप्रेसेंट, ठीक है।
केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आपको बेटे इसका स्ट्रक्चर इतना बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. केमिकली दे आर डाई एसिटाइल मॉर्फिन. दे आर वाइट इन कलर, क्रिस्टलाइन, बिटर इन टेस्ट, कड़वी होती हैं टेस्ट में. एंड नेम ऑफ द पॉपी प्लांट, ओपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पेपरवर सोमनीफेरम. अब प्लांट में तो रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं. तो कौन से पार्ट से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट की जाती है? लेटेक्स ऑफ ड्राइड फ्रूट. लेटेक्स होता है जो उसका मिल्की फ्लूइड सा निकलेगा फ्रूट के अंदर से, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको ड्राई करके उसका पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है. सो दीज आर ओपियोइड्स. ड्रग्स obtained from opiates are called opiates also. अब हम देखते हैं कि इसका रूट क्या है लेने का. जो ड्रग एडिक्ट है वो इसको कैसे लेता है? देखो, इट कैन बी इनहेल्ड, इसको नोज से जैसे सूंघ के लिया जा सकता है. ईटन, कुछ लोग खाते हैं इसको. स्मोक्ड, कुछ लोग इसको जो है स्नफ्ड करते हैं. स्मोक के जो रूप में भी इसको लिया जाता है. ठीक है, दीज आर द रूट्स. इल इफेक्ट्स क्या है? इफ मिसयूज्ड, मैंने एक वर्ड डाला है बेटे, इफ मिसयूज्ड. अगर इसका मिसयूज ना किया जाए तो जो ओपियोइड्स हैं ये डॉक्टर्स आज भी यूज़ करते हैं. जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना होता है, सर्जरी होनी होती है, तो उसको पेन किलर दिए जाते हैं. वो पेन किलर में मॉर्फिन जो है वो मोस्टली दी जाती है. उससे जो पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको पेन फील नहीं होएगी. बट अगर मॉर्फिन का, ओपिएट्स का मिसयूज़ किया जाता है तो ये सेडेटिव का काम करते हैं. ये जैसे हम कहते हैं कि बेहोशी सी आने लग जाती है. आपने ड्रग एडिक्ट्स देखे होंगे, सड़क पे ऐसे ही लेटे होते हैं, कुछ नहीं पता होता, आसपास से ट्रैफिक निकल रहा है, एनिमल्स भी निकल रहे हैं, लेकिन उनको कोई पता नहीं है. एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, ये इल इफेक्ट नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि डॉक्टर्स मॉर्फिन का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हुए. स्लीपीनेस कॉज करता है, जो लेगा वो हमेशा लेजी सा फील करेगा. वॉमिटिंग हो सकती है अगर मिसयूज़ किया जाए. मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो डिप्रेस करके रखते हैं. लॉस ऑफ वेट, जो ड्रग एडिक्ट है उसका वेट बड़ी फास्ट रिड्यूस होगा. लॉस ऑफ फर्टिलिटी, उसकी रिप्रोडक्टिविटी पे भी, फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट हो सकता है. इनफर्टाइल हो सकता है वो पर्सन जो ड्रग्स लेता है. ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हो ओपियम प्लांट है, ये इसका फ्लावरिंग पोर्शन है. इसमें से जो लेटेक्स निकलता है वाइट वाइट, उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड्स, जो ड्रग्स निकलती हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है नेचुरल. नेचुरल में मॉर्फिन एंड कोडीन आ जाएगा, दीज आर नेचुरल ड्रग्स. सेमी सिंथेटिक में हीरोइन आ जाएगा, आपने नाम जरूर सुना होगा, इट इज़ ए ओपिएट. ठीक है, आपको क्वेश्चन हीरोइन के ऊपर भी आ सकता है. तो आपके जो इल इफेक्ट्स हैं, जो इसका मोड ऑफ रूट है, वो सेम आप मॉर्फिन का, हीरोइन का सेम लिख सकते हो. थर्ड है सिंथेटिक, ये ज़्यादा इतने कॉमन नहीं है. पैथडीन एंड मेथाडोन, दीज आर द सिंथेटिक ओपिएट्स. क्लियर बेटा? नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड कैटेगरी, कैनाबिनॉइड्स. They are also chemicals obtained from cannabis plant. ठीक है, प्लांट के सारे पार्ट से ये जो ड्रग है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है. मोस्टली तो फ्लावर से करते हैं, लीव्स से भी हो सकती है, रेजन से भी हो सकती है. जो उसकी गम लाइक जो उसकी एक्सट्रैक्शंस निकलती हैं स्टेम से, उससे भी ये ड्रग है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है. और ये भी क्या करते हैं, इसमें भी कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन में, उस पर ये अटैच हो जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगी. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट. हेम्प जो इसका कॉमन नेम है एंड बोटेनिकल नेम इज कैनाबिस स्टाइवम. इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है ना, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच. तो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस से ही इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है. मोड ऑफ रूट क्या है, कैसे लेता है जो ड्रग एडिक्ट है? इसको इनहेल करेगा, इसको ओरली मुंह से खा सकता है. स्मोक जो है, स्मोकिंग की तरह से इसको जो है ड्रग को ले सकता है. और जो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, आप देखोगे उनकी पीपल होती है जो
आईज में आपको पता है ना, जो ब्लैक होल होता है जिससे सनलाइट एंटर करती है, वो डायलेट हो जाती है। इसमें आप देखो प्यूपिल का साइज कैसा है, कितना बड़ा है, और इसमें आप प्यूपिल का साइज देखो कितना छोटा है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज ड्रग एडिक्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आप कौन सी दे सकते हो? एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांजा के साइड इफेक्ट्स बताओ। ठीक है, तो जो हम कैनाबिनाइड्स के साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं वही हम बता सकते हैं। चर्स, गांजा, शीश, marijuana, ऑल दीज आर कैनाबिनाइड्स। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है कोका एल्कोलाइड, कोकेन। It is obtained from the leaf portion. But a name of the part from which the drug is extracted बहुत important है, 1 mark क्वेश्चन आ सकता है। कोका प्लांट, सेम प्लांट फ्रॉम वेयर कॉफी इज एक्सट्रैक्टेड, रिथ्रोजाइलम कोका। इसका भी इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो इनहेल करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं इसके, या इसको ओरली मुंह से खा लेते हैं। अब कोकेन है, इट इज स्टिमुलेंट। हमने पीछे जो 2 ड्रग्स की हैं, ओपिएड एंड कैनाबिनाइड्स, वो डिप्रेसेंट थे, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते थे, सारी एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती थी। लेकिन जो कोकेन है, इट इज स्टिमुलेंट, ये तो ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर देती है। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर बेटे एक डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे, इसकी फंक्शनिंग के साथ ये जो कोकेन है वो इंटरफेयर करती है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टिमुलेंट है तो जो ये कोकेन लेगा वो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन इसका कई बार मिस यूज करते हैं, तो वो इतनी 500-500 मीटर की जो रनिंग करते हैं वो थकते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। लेकिन बट इट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग कि आप अगर कोकेन लेके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसीलिए प्लेयर का स्पोर्ट्स टेस्ट होता है, डोप टेस्ट कहते हैं उसको, और अगर उसने 2 महीने पहले भी इसका यूज़ किया है तो भी इसके ब्लड में आ जाएगा। 6 मंथ तक ये ब्लड में रहता है। डोप टेस्ट आपने सुना होगा ना कि डोप टेस्ट होता है, लेकिन हार्ट के ऊपर तो एडवर्स इफेक्ट करेगा ही। इट कॉजेज यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स एनर्जी लेवल का बहुत बढ़ जाना एकदम से। हेलुसिनेशन इफेक्ट, हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस बेटे वो फीलिंग होती है कि कोई वो फील कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कोई पर्सन आपको कहे कि मुझे तो दिन में इतने अच्छे तारे दिखाई दे रहे हैं स्काई में, अब वो तो इमेजिन कर रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक है, तो हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब धतूरा, एट्रोपा, बेलोडोना, इनमें भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। सो हेलुसिनेशन, हेलुसिनोजेंस ड्रग्स कहते हैं उनको। ठीक है, जिससे कि एक इमेजिनेशन को वो एक रियलिटी समझने लगते हैं। क्लियर? अब मेन टॉपिक, अब क्वेश्चन ये अराइज होते हैं बेटे कि जो अडोलेसेंस हैं वो ड्रग्स और अल्कोहलिज्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? उसके बहुत से रीज़न हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अडोलेसेंस होती क्या है। अब आप जिस एज से निकल रहे हो, आपका अडोलेसेंट पीरियड चल रहा है, एज पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, कि जब चाइल्डहुड और मेच्योरिटी के बीच का जो फेज़ है अडल्टहुड, उसको हम कहते हैं अडोलेसेंट पीरियड। और इस एज ग्रुप में जो यंग जनरेशन होती है बहुत एनर्जेटिक होती है, उनमें एक्साइटमेंट बहुत होती है हर एक काम करने की, कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हम मूवी भी देख के आ जाएंगे। ठीक है, हम अगर बाहर जा रहे हैं फ्रेंड सर्कल में तो नीड ऑफ एडवेंचर, कि चलो हम स्विमिंग करके देखते हैं, चलो हम बाइक को फास्ट 120-130 की स्पीड पे चला के देखते हैं। तो ये कॉमन है क्योंकि एनर्जी लेवल एडोलेसेंस का बहुत ज़्यादा होता है। उनमें हर टाइम एक एक्सपेरिमेंटेशन की फीलिंग होती है कि कोई नई चीज़ करके देखते हैं, और यही एक्साइटमेंट, उनकी यही एनर्जी अगर प्रॉपर वे में चैनलाइज नहीं होती तो वो उन एडोलेसेंट को ड्रग्स एंड अल्कोहल की तरफ इंक्लाइन कर देती है। ठीक है, अब
क्यों इनक्लाइन हो जाते हैं? क्योंकि कुछ यंगस्टर्स की ये फीलिंग होती है कि हम तो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, भाई हम बड़े हो गए हैं, हमें पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें एल्डर्स की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, अब हम कहीं घूमने जाएंगे तो घूम थोड़ा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट एक फीलिंग होती है, सम टाइम दिस फीलिंग कैन बी रॉन्ग। ठीक है, और कूल फील करते हैं। अब आप कहोगे कूल क्या मतलब हुआ? जो एडोलसेंट है, सपोज आपने किसी ने मूवी देखी तो एक अपना आइडियल हीरो है उसको कॉपी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो कूल, दे ऑलवेज रिमेन टू बी कूल। अब फैमिली इश्यूज भी होते हैं हर घर में, तो जो एडोलसेंट एज है कई बार तो वो फैमिली इश्यूज, जैसे कुछ पेरेंट्स में डिस्प्यूट है या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो कुछ एडोलसेंट है वो इतनी स्ट्रेस नहीं ले पाते, तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए वो ड्रग्स या अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यंगस्टर्स में, तो भी वो स्ट्रेस नहीं ले पाते और फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। सपोज फेल हो गए, कोई रीपियर आ गई है ना, फाइनल एग्जाम में फेल हो गए, तो बस जो यंगस्टर्स हैं सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते और फिर जो है गलत हैबिट्स की तरफ वो मुड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर बहुत हो जाता है। पीयर मीन्स कि फ्रेंड सर्कल में 5 सपोज 7-8 फ्रेंड्स घूमने गए हैं, ठीक है, उनमें से 3-4 हैं जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं। जो नहीं कर रहा उसको बोलेंगे तू भी कर ले, तू भी कर ले, कुछ नहीं होता, हम सब तो कर रहे हैं ड्रिंकिंग, तू भी स्मोकिंग कर ले। तो पीयर प्रेशर जब पड़ता है तो कोई यंगस्टर उसको जो है ओवरकम नहीं कर पाते, और वो भी फिर कहते हैं कि चलो कर लेते हैं, ये भी तो स्मोकिंग कर रहा है, इनको क्या कुछ हुआ है, हम भी करके देख लेते हैं। सो ऑल दीज आर द नेचुरल जो थिंग्स हैं दैट एवरी एडोलसेंट जो है उसकी लाइफ में आती हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमें कैसे बाहर निकलना है, अब वो भी हम देखेंगे कि हमने कैसे बाहर निकलना है इन चीज़ों से। अब टबैको की आदत भी ऐसे ही पड़ती है, जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड सर्कल में स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको पीयर प्रेशर से, जो नहीं कर रहा बेचारा उसको भी ज़बरदस्ती जो है स्मोकिंग करवाएंगे। टबैको इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, टबैको प्लांट से टबैको जो है एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें एक निकोटीन नाम का केमिकल होता है विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए, इवन कैंसर तक ये कॉज करता है। लेते कैसे हैं टबैको को? स्मोकिंग करते हैं, च्यू करते हैं, स्नफ्ड करते हैं, नोज से सूंघते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। पूरी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस पर टबैको का इफेक्ट ना हो। ये तो आप देख रहे हो, किडनी, किडनी का कैंसर होगा, यूट्रस का फीमेल्स में कैंसर हो जाएगा, उसोफेगस का कैंसर हो सकता है, वॉइस बॉक्स का कैंसर हो जाएगा, स्टमक कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरल कैविटी, माउथ का कैंसर हो जाएगा। जब आप स्मोक के अंदर लेके जा रहे हो तो वो तो जहां जहां जाएगी वहां पे जो है कैंसर कॉज कर सकती है। अब हम आते हैं अल्कोहल एडिक्शन। कुछ यंगस्टर्स हैं जो जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, वो अल्कोहल के भी एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन मीन्स व्हेन समथिंग इज टेकन एज ए हैबिट। ठीक है, अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहलिज्म कहते हैं उस पर्सन को, अल्कोहलिक कहते हैं कि ये तो भाई कॉन्टिन्यूसली ड्रिंकिंग करता है। अब अल्कोहलिज्म के इल इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो लिवर सबसे पहले खराब होता है। ठीक है, किडनीज खराब होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। सबसे जो इसका डेंजरस इफेक्ट लीवर पे होता है, जो अल्कोहल से लीवर में प्रॉब्लम होती है उसको लिवर सिरहोसिस कहते हैं। आप देख रहे हो ये नॉर्मल लिवर है, कितना हेल्दी लिवर लग रहा है, और ये लिवर सिरहोसिस है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसका टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, लिवर हार्ड हो चुका है। ठीक है, और अगर लिवर हार्ड हो गया तो उसमें ब्लड सप्लाई कैसे होगी? ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे सही रह सकता है? अब अल्कोहल
से जो लिवर सिरोसिस होता है उसको अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, क्रॉनिक मीन्स कि बहुत टाइम से वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिस यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल का, तो उनका लीवर जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है, हार्ड हो जाता है, सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हार्ड हो गया तो उसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो सप्लाई नहीं होगा। और मेनली लिवर का काम क्या है कि जो अल्कोहल आ रही है उसको डाइजेस्ट करना, उसको रिमूव करना बॉडी से। लेकिन अगर एक्सेसिव अल्कोहल आ रही है तो लिवर उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, उसको हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, और फिर जिससे क्या हो सकता है, लिवर सिरहोसिस हो सकता है, एंड इससे लिवर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सो लिवर सिरहोसिस जो है मेनली अल्कोहलिक पर्सन्स को ज़्यादा होता है। सो अब आप समझ गए कि ड्रग्स एंड अल्कोहल्स कितनी डेंजरस हैं, ठीक है। सो ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब एडोलसेंट एज में बच्चे इतने भोले होते हैं कि उनको कैसे बचाया जाए ताकि वो ड्रग्स एंड अल्कोहल की तरफ देखे भी नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा प्रिवेंट करो ऐसी चीज को, ठीक है। बाद में ट्रीटमेंट लेने की बजाय ऐसी चीजों को लेना ही बंद करो, लेनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहला काम तो क्या करो, अवॉइड पीयर प्रेशर। कि आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कुछ ऐसे हैं जो आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप स्मोकिंग कर लो, नहीं आप ड्रिंकिंग कर लो, बट नेवर लूज योर पर्सनैलिटी। आप नहीं स्मोकिंग करते हो, आप मत करो। आपकी फ्रेंडशिप टूटती है, टूटने दो, लेकिन आप गलत काम में नहीं पड़ोगे, ठीक है। सेकंड, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट भी कर दी है तो उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि अभी तो आपने टेस्ट से किया है ना, तो लेकिन उसको एजुकेशन ऐसी दो, उसकी काउंसलिंग ऐसी करो कि वो फिर उसके बाद दोबारा इसकी तरफ जो है मुड़ के भी ना देखे। उसको प्रॉब्लम्स फेस करना सिखाओ कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से उसने स्ट्रेस से बचने के लिए ये शुरू किया है तो हमें उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स तो आती है लाइफ में, हाउ कैन वी फेस दीज प्रॉब्लम्स। तो हमें स्टूडेंट्स को, एडोलसेंट को काउंसलिंग करनी चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई पीयर प्रेशर से प्रॉब्लम आ रही है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो बेटे हमेशा टॉक टू योर पेरेंट्स, दे आर योर वेल विशर्स, कभी भी आपका गलत नहीं करेंगे वो। कुछ आपके फ्रेंड्स अच्छे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर पीयर में फ्रेंड सर्कल जो है वो ऐसा हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, पेरेंट्स एंड पीयर प्रेशर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको अपने किसी जो बच्चे में, स्टूडेंट में कुछ इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वो लगता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, उसने लेजी सा रहता है, हर टाइम खोया खोया रहता है, तो वी हैव टू लुक अबाउट द डेंजर साइंस। अगर है तो हमें उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो टीचर्स को, फ्रेंड्स को अलर्ट रहना चाहिए, पेरेंट्स को, कि कोई डेंजर साइन तो नहीं दिख रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है। मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको फील हो रहा है कि मैंने कोई गलती करी है ना, और उसका इफेक्ट हो रहा है, तो आप डॉक्टर्स की जो है उससे डॉक्टर की हेल्प लो, ठीक है। आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जिससे ये जो ड्रग्स की हैबिट है वो छुड़वाई जाती है। लेकिन बेटे अगर एक बार ये हैबिट लग जाए उसके बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो इनके विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जो है देख नहीं सकते आप कि उनको कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। जो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। उनको हर टाइम एनजाइटी रहती है, अगर वो ड्रग छोड़ना चाहते हैं तो उनको क्या रहेगी, हर टाइम उनको एनजाइटी लगेगी, है ना, परेशान रहेंगे, क्योंकि बॉडी जो अंदर से उनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है। पहले ड्रग्स ने पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो डिप्रेस ही रहता था हमेशा, अब धीरे धीरे वो एक्टिव हो रहा है,
वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे रिसेप्टर्स थे इसके, वो भी चेंज हो गई, उनकी मॉडिफिकेशन होगी। हेडेक होगा, जो बंदा अल्कोहल या ड्रग्स को छोड़ रहा है उसमें ये सिम्टम्स आएंगे, विथड्रॉल सिम्टम्स। इंसोमनिया, उसको नींद भी नहीं आएगी। शेकिंग हैंड्स, उसके हाथ पैर हैं जो हिलेंगे, उसको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इरिटेशन होगी हर टाइम, वो हर टाइम लड़ाई के मूड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। फटीग, थका हुआ रहेगा। ऑल दीज सिम्टम्स अपीयर व्हेन ए ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रग्स को छोड़ने जो है, जब छोड़ता है इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उसको जब एडमिट कराया जाता है। लेकिन दीज सिम्टम्स आर टेम्पररी, एक बार बॉडी फिर नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है तो वो पर्सन बिल्कुल फिर ठीक हो जाता है। ठीक है बेटे, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज।